एवरीवन वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन यूर चैनल। और जो ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज है हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड इंडिया इनटू टू इक्वल पार्ट। मतलब इंडिया को कौन सी इमेजिनरी लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंडिया लिखा है, वर्ल्ड नहीं लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपके पास ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही होगा। तो आई होप आपने अभी तक जवाब दे दिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, तो बी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप कि मेनली जो लाइंस होती हैं डेट इज़ ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री होती है, जो कि हमारी जो अर्थ होती है उसको टू इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में अगर एक लाइन देखोगे, इमेजिनरी लाइन यहाँ पे, तो ये चीज़ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को लगभग इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। इसके अलावा अगर आप 23.5 डिग्री साउथ में आओगे तो आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है जो 66.5 डिग्री पे है नॉर्थ में, और अंटार्कटिक सर्कल नीचे है 66.5 डिग्री साउथ में। तो इस तरीके से आपने देखी कि इमेजिनरी लाइन कौन कौन सी होती है। ओके, एक चीज़ आपको यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि एक ऐसी नदी है इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, तो आपको बताना है कि वो कौन सी नदी है। ओके, यहाँ पे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी इज द होम ऑफ लक्षद्वीप। मतलब लक्षद्वीप किस वाटर बॉडी के अंदर आता है। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा है। आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा सिंपल है, अरेबियन सी। ओके, सो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी जो अरेबियन सी में यहाँ पे ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप 36 आइलैंड से बना हुआ है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका। इसके अलावा अगर देखोगे आप तो जो इसकी राजधानी यहाँ पे आप देख सकते हो कवारती है। इसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है वह एंड्रोट है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये पूरा लक्षद्वीप है और यहाँ पे ये मिनी कोई है। इसके बीच का जो डिग्री चैनल है 9 डिग्री चैनल है। इसके अलावा मिनी कोई और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान एंड निकोबार के बीच में है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ये दोनों ही है, जो दोनों सी है ये इंडियन ओशन का पार्ट है। इसके अलावा जो अटलांटिक ओशन है ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, जिसकी जो शेप है वो एस की तरह है। ठीक है, तो आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सपोर्ट द कारेवाज फॉर्मेशन। तो कारेवाज फॉर्मेशन कहाँ किस रीजन में होती है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन की तरफ। तो आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसका आंसर है कश्मीर हिमालय। तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। आई होप आपने कारावाइज के बारे में तो सुना होगा जो जम्मू कश्मीर से है, बट अगर जिन्होंने नहीं सुना है तो इसकी थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कारेवाज क्या होता है। कारेवाज मतलब कश्मीरी डायलेक्ट्स में जो कारेवाज का मतलब होता है एलिवेटेड टेबल लैंड। मतलब यहाँ पे अगर कोई सरफेस है, इस सरफेस से थोड़ा उठा हुआ जो टेबल लैंड होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, कारेवाज बोलते हैं। ठीक है, इसको जो ये टर्म है सबसे पहले गॉडविन ऑस्टिन ने दी थी 1859 में। इसके अलावा ये कारेवाज होते हैं क्या, पहले तो हम ये देखते हैं। जो कारेवाज होते हैं ना, ये होते हैं अनकंसोलिडेटेड टू सेमी अनकंसोलिडेटेड सैंड क्ले कॉन्ग्लोमेरेट सीक्वेंस। अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए मैं आपको ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, जो लेक्स होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, ये अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और सेडिमेंट्स ये क्या करती हैं, अपने किनारों पे बिछा देती हैं, और फिर सेडिमेंट आता रहते हैं, तो ये खूब सारे सेडिमेंट्स यहाँ पे बन जाता है। ओके, और इस तरीके से यहाँ पे लैंड फॉर्म्स बन जाते हैं। तो इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, कारेवाज बोला जाता है। कश्मीर वैली में ये होते हैं, कश्मीर वैली में ये कारेवाज पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लैकुस्ट्राइन डिपोजिट भी कहते हैं इनको। ओके, ग्लेशियोफेलुवियल होते हैं। ग्लेशियोफेलुवियल मतलब ग्लेशियर के जो डिपोजिट होते हैं उन डिपॉजिट्स को भी कारेवाज कहा जाता है। और इसके अलावा एक चीज़ बता दूं मैं, कारेवाज के अंदर सैफरन कल्टीवेशन होता है। जो ये लैंड है इस पे सैफरन कल्टीवेशन होता है, जो कि आप अगर आप कश्मीर से तो आप इस चीज़ को जानते होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर इज लोकटक लेक इज सिचुएटेड। तो लोकटक लेक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बताना है कि कहाँ सिचुएटेड है। तो केरला में है, उत्तरांचल में है, या मणिपुर में है, या उत्तराखंड में। तो अब उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो चुका है। ओके, तो आपको बताना है ये कब कन्वर्ट हुआ था। तो मणिपुर में, ये राजस्थान में। तो आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। तो जो इसका आंसर होगा यहाँ पे मणिपुर हो जाएगा। थोड़ा लोकटक लेक के बारे में हम जानते हैं। तो जो लोकटक लेक है, ये लोकटक लेक मणिपुर में है, ठीक है, ये चीज़ आप जान रहे हो। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो लोकटक लेक है, लोकटक लेक के ऊपर एक दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो घास जैसी दिख रही है, इसके ऊपर आप लोकटक लेक के ऊपर, इस घास को बोला जाता है फुमडीज। और इस फुमडीज से पूरा जो ये फुमडीज मिल के जो बना हुआ है, इस फुमडीज ये बनाता है एक नेशनल पार्क। और जो ये नेशनल पार्क है, इसका नाम है किबुल लामजाओ। ओके, तो इसको बोलते हैं, जो ये घास है इसको बोलते हैं फुमडीज। फुमडीज, ठीक है, ये यूपीएससी के सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन आ चुका है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि इस फुमडीज के ऊपर पाए जाने वाला एक खूबसूरत सा एनिमल होता है जिसका नाम है संगाई डियर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये संगाई डियर की फ़ोटो है। और संगाई डियर को हम डांसिंग डियर भी कहते हैं। डांसिंग डियर इसलिए कहते हैं, अगर आप देखोगे, अगर ये जो डांसिंग डियर होगा, अगर इन फुमडीज के ऊपर होता है ना, तो वाटर के साथ ये फुमडीज भी फ्लो करती जाती हैं। और कुछ वाटर आगे जाता है, कुछ वाटर पीछे जाता है। तो ऐसा लगता है कि जो ये डियर है ना, ये डांस कर रहा है। तो इसीलिए इसको संगाई डियर कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। उत्तरांचल में अगर आप देखोगे तो आसान बैराज है, जिसे हाल ही में वेटलैंड का दर्जा मिला है, आसान बैराज, जो कि देहरादून में है। केरला में अगर आप देखोगे तो वेम्बडान लेक है, जिसमें नेहरू बोट रेस भी होती है। सस्टमकोटा लेक भी केरला में ही है। एलेपी आपने सुना होगा, ये भी सारे केरला में है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सांबर लेक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसके अलावा वहाँ पे और सारे नेशनल पार्क भी है, जैसे सरिस्का नेशनल पार्क, केवलाडू बर्ड सेंचुरी, ये सारी चीज़ें वहीं हैं। ओके, तो दे आर इम्पोर्टेंट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट अंडमान एंड निकोबार। तो इसका आंसर तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अंडमान एंड निकोबार को कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है? तो 11 डिग्री चैनल, गल्फ ऑफ मन्नार, 10 डिग्री चैनल और अंडमान सी। ओके, तो इसका जो आंसर है सिंपल है, डेट इज 10 डिग्री चैनल। ओके, अब एक चीज़ बताऊं, जो अंडमान एंड निकोबार है वो दो आइलैंड के ग्रुप हैं, एक अंडमान का, एक निकोबार का। तो अंडमान में जो है ना, ये सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, ठीक है, और उसके बाद लिटिल अंडमान आता है, और फिर कार निकोबार आता है, और फिर इस तरीके से निकोबार के आइलैंड है, ठीक है। तो जो ये अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। एक चीज़ याद रखना, जो साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान में पोर्ट विलियर है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट विलियर में। और साथ साथ में यहाँ पे महात्मा गांधी मरीन सेंचुरी भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी थी। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो अंडमान सी, तो अंडमान के जो निकट है गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे आप देखोगे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच वाला जो एरिया है, इसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। बड़े मैप में आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको ये चीज़, यहाँ पे जहाँ पे मैं यहाँ पे पेन लगा रहा हूँ, डैट इज़ गल्फ ऑफ मन्नार। तो आपको ये देखिए, ये पाक स्टेट है, पाक स्टेट के बाद पाक बे आती है, ठीक है, पाक बे आती है, और फिर गल्फ ऑफ मन्नार आता है। तो ये नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए आपको आ सकता है। सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका था कि पाक बे, पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार को आप नॉर्थ टू साउथ लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पाक स्टेट सबसे ऊपर है, पाक बे है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ, जो गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल लीफ भी पाई जाती है। इंडिया के अंदर सिर्फ 4 जगह पे कोरल लीफ पाई जाती है, वो गल्फ ऑफ मन्नार है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, और रन ऑफ कच्छ है, ठीक है। तो ये 4 जगह पे क्या पाई जाती है, कोरल लीफ पाई जाती है। इसके अलावा आप देखोगे तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में यहाँ पे लोवेस्ट यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में यहाँ पे आप देखोगे तो कैप कोमरिन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज डोमिनेटेड बाय दोदा बेटा पीक। मतलब दोदा बेटा पीक कौन सी हिल्स में है? नीलगिरी में है, अन्नामलाई में है, कार्डमम में है, या नलामला हिल्स में है? तो आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा नीलगिरी हिल्स। अब मैं नीलगिरी हिल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है वेस्टर्न घाट इस तरीके से हैं, और हमारा ईस्टर्न घाट्स इस तरीके हैं। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट को मिलाने वाली जो हिल्स हैं, डैट इज़
नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है दैट इज़ दोदा बेटा पीक। ओके, इसके अलावा जब मैंने अन्नामलाई बताया था आपको, तो अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है दैट इज़ अन्नेमुड़ी। ठीक है, अन्नामलाई की अन्नेमुड़ी, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीले रंग से लिखा हुआ है अन्नेमुड़ी। ओके, अब आगे बताऊँ मैं तो कार्डमम हिल्स ये केरला और तमिलनाडु के बीच में है। इसके अलावा जो नल्लामला हिल्स हैं, नल्लामला हिल्स हैं हमारी आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब रहती है जिसे चेंचू ट्राइब कहते हैं। ओके, चेंचू ट्राइब कहते हैं। ठीक है, नल्लामला है, और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इसी के अराउंड है, और श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में ही के आसपास ही चेंचू ट्राइब रहती है। डैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप याद जरूर रखिएगा। ओके, इसके अलावा और भी रेंजेस यहाँ पे दी गई हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ सो डैट आपका क्विक रिवीजन हो जाए। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता दूँ नल्लामला, देखिए यहाँ पे नल्लामला हिल्स है जो कि आंध्र प्रदेश में है। फिर उसके बाद पालकोंडा हिल्स भी आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद जावाड़ी हिल्स यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, सेवराई हिल्स यहाँ पे, सॉरी जावाड़ी हिल्स आपकी हो गई तमिलनाडु में, सेवराई हिल्स भी आपकी तमिलनाडु में है। पंचमई माली हिल्स भी आपकी कहाँ है, तमिलनाडु में, और पलानी हिल्स भी आपकी कहाँ है, तमिलनाडु में। इसको आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आ सकता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, महाराष्ट्र में 4 रेंजेस है जिसे आपको अरेंज करने के लिए आ सकता है नॉर्थ टू साउथ। तो जो सबसे पहली रेंज है यहाँ पे आप देख सकते हो, डेक्कन की रेंजेस है ये। सबसे पहली जो रेंज है वो अजंता रेंज है। फिर उसके बाद सतमाला रेंज आती है। ओके, उसके बाद बालाघाट रेंज आती है, और फिर हरिश्चंद्रा रेंज आती है। तो आप फिर देखिए अजंता, सतमाला, बालाघाट रेंज और हरिश्चंद्रा रेंज। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने आप इनको नॉर्थ टू साउथ लगाए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये जो रेंजेस है ना, जो ये मैंने यहाँ पे आपको ये बताया, ये डेक्कन में है। डेक्कन जो आपको पता है ये वाला महाराष्ट्र वाला पार्ट है, इसको डेक्कन भी कहा जाता है, जहाँ पे जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो ब्लैक सॉइल वगैरह मिल जाएगी आपको, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे, हाँ अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि लार्जर रिवर बेसिन का मतलब होता क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो रिवर बेसिन का मतलब होता है क्या है, पहले ये चीज़ अगर आपको पता है तो फिर आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो यहाँ पे रिवर है द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। इंडिया में लार्जेस्ट रिवर बेसिन किस रिवर का है इनमें से। ठीक है, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा का। तो आंसर होगा गंगा। ठीक है, अब रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है, देखिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सपोज ये गंगा रिवर जा रही है, ठीक है, ये होगी मेन गंगा रिवर जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और साथ साथ में इसकी ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं। कुछ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी, कुछ इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो इस तरीके से इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी। ठीक है, और इस पूरे एरिया को, यहाँ पे आप देखोगे इस पूरे एरिया को इस गंगा रिवर का क्या कहा जाता है, बेसिन कहा जाता है। तो अब आप समझ गए इसका रिवर बेसिन, या इसको कैचमेंट एरिया भी हम कह सकते हैं। तो अब देखिए, अब सपोज यहाँ पे जो गंगा रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ कहाँ से आती हैं, मध्य प्रदेश से आती हैं। ठीक है, हमारा, ठीक है, राजस्थान से आती है। ठीक है, अब देखिए ना, जैसे ये यहाँ पे आप देखोगे जैसे चंबल रिवर है, चंबल रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज राजस्थान से भी आती हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो जो रिवर बेसिन है ना बहुत बड़ा बन गया। अब हिमाचल प्रदेश से आपकी, जैसे हिमाचल प्रदेश से भी कुछ ट्रिब्यूटरीज आती होंगी। तो इस तरीके से जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में फैली हुई हैं, तो वहाँ तक क्या होगा, रिवर बेसिन होगा किसका, गंगा रिवर का। तो अब आप समझ गए रिवर बेसिन किसको कहा जाता है, ये इसको कैचमेंट एरिया भी कह सकते हैं हम। तो गंगा रिवर इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बताऊँ तो जो इंडस रिवर है, अब इंडस रिवर हमारी इंडिया में तो ओरिजिनेट नहीं होती है, बट जैसे मानसरोवर लेक से के नियर ही ये ओरिजिनेट होती है। अब मानसरोवर लेक से होते हुए जब ये आती है, तो आप यहाँ पे देखोगे जब इंडिया का जो इंडिया का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इंडिया वाला जो ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ये लद्दाख रेंज है और ये जास्कर रेंज है। तो लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच से होके गुजरती है इंडस रिवर, और जो लेह है, लेह इंडस रिवर के किनारे है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है श्योक। ठीक है, इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है श्योक है। इसके अलावा गिलगित है। ठीक है, इसके अलावा हुंजा है। ये सारी
इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ब्रह्मपुत्रा भी यहाँ पे मानसरोवर लेक के आसपास से ही गुजरती है। चीन में इसको सांगपो कहा जाता है। इंडिया में जब ये इंटर होती है तो उस टाइम पे सियांग कहा जाता है, और जब ये असम में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, और जब ये आपकी बांग्लादेश में जाती है तो इसको कहा जाता है जमुना। ठीक है, तो जो कृष्णा रिवर है ये सेकंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, और ये ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से, जो कि महाराष्ट्र में। तो आई होप इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट होगी। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचानंद। पंचानंद जो पंचनंद या पंचानंद कहिए इसको, तो इनमें से कौन से ऐसी रिवर है जो इसका पार्ट नहीं है पंचानंद का। तो रावी, इंडस, झेलम और झेलम। तो पंचानंद मतलब जो पंजाब वाला जो एरिया ना, इन 5 नदियों के नाम से पड़ा हुआ है। तो इनमें से कौन सी नदी ऐसी नहीं है जो पंचानंद का पार्ट नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा, अभी तक तो आपने दे ही दिया होगा, इसका आंसर होगा इंडस। ठीक है, ऊपर से बता दूं मैं, सबसे पहले झेलम, चिनाब, ठीक है, रावी, ब्यास और सतलज, ये नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, तो झेलम सबसे ऊपर है, फिर चिनाब है, ठीक है, और रावी है, ठीक है, उसके बाद ब्यास है, और फिर सतलज। ये 5 रिवर पंचानंद का पार्ट है, पंचनंद का पार्ट है। ये पंजाब वाला जो रीजन है इनसे सिसता है। ठीक है, तो झेलम सबसे ऊपर है, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास है, फिर सतलज है। एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो ये सारी रिवर है ना, ये चेनाब, ये झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये लास्ट में मैं आपको मैप ही दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे, सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए झेलम है, ठीक है, इसके बाद चिनाब है, इसके बाद रावी है, इसके अलावा यहाँ पे आप ब्यास देखोगे, और इसके अलावा यहाँ पे सतलज देखोगे। तो एक चीज़ आप देखने को मिल रही होगी आपको कि जो ये झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज, ये लास्ट में ये सारी की सारी चिनाब में मिल रही हैं, और फिर ये चिनाब फिर लास्ट में इंडस में मिल जाती है। ये चीज़ आप समझ गए। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये सारी की सारी रिवर नहीं, बल्कि मैं ये बता दूँ, झेलम हो गया, रावी हो गया और सतलज, ये मिलती हैं चेनाब के साथ। जबकि जो ब्यास है ना, ब्यास रिवर, ये ब्यास रिवर पहले इंडिया के अंदर ही सतलज के अंदर मिल जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये ब्यास रिवर है ये इंडिया के अंदर ही पहले सतलज से मिलती है, फिर जो सतलज रिवर है ये पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। रावी रिवर भी पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है, और झेलम रिवर भी पाकिस्तान से चिनाब में मिल जाती है, और फिर चिनाब इंडस में मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये 5 रिवर के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, आपको अगर आपको आता है कि इनका ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था, इंडस की जो ट्रिब्यूटरी है, सूक है, गिलगिट है, हुंजा है। ओके, तो इन सभी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन ए रिफ्ट वैली। पहले तो आपको पता होना चाहिए रिफ्ट वैली किसको कहा जाता है। अगर आपको पता है तो आप बताएं कि रिफ्ट वैली से फ्लो होने वाली कौन सी रिवर है। सोन है, यमुना है, नर्मदा है, या लूनी है। तो जो इसका आंसर होगा, आई होप आपने अभी तक दे दिया होगा, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा नर्मदा। अब क्या है, इसका आंसर नर्मदा है, और इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेंज है, ठीक है, ये भी रेंज है। ये जो रेंज है ये विंध्या रेंज हो गई, ये सतपुड़ा रेंज हो गई। विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब गड्ढा जैसा है, उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, और उस रिफ्ट वैली से गुजर के जाती है नर्मदा रिवर। तो आप समझ के नर्मदा रिवर ये है यहाँ पे। ठीक है, नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। अब सतपुड़ा रेंज के नीचे से ये तापी रिवर होते हुए जाती है, जो कि बैतूल से निकलती है। बैतूल जो स्टेट है वहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश के। तो मैं बैतूल का बता चुका हूँ, आप विंध्य और नर्मदा रिवर का मेरे को बता दीजिए। ठीक है, अच्छा, अगर आपने बता दिया होगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे ये अरावली रेंज दिखने को मिल रही है, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट है, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ओके, यहाँ पे सुंदरवंश है। तो आपको इस तरीके से, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप ज़रूर जब भी पढ़ें तो एक बार नज़र डालिएगा मैप्स पे,